हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक पेपर प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, अतीत में दबे पाँव के लेखक हैं। ठीक है, तो अतीत में दबे पाँव के लेखक हैं ओम थानवी। ठीक, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। किसने कहा था? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर बताया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक, सबसे पहले बात आती है कि वाणी का डिक्टेटर क्यों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को कहा था। कबीर ने जो अपने साहित्य में या जितनी भी चीज़ें कबीर ने लिखी हैं, कबीर ने अपनी भाषा का सटीकली प्रयोग किया है। चाहे उसमें धर्म के संबंध में कबीर ने बात की हो या अपने ही संबंध में जितनी भी बातें थी, कबीर की एक सटीक भाषा होती थी, यानी कि प्रहार करने वाली भाषा होती थी। इसलिए कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, निम्न में कौन सा शब्द देशज नहीं है? ठीक, तो देशज नहीं है, कौन सा नहीं है? सांझ नहीं है, देशज। देशज शब्द क्या होते हैं? देखो, देशज का जो मतलब होता है देश प्लस जा, जा माने होता है जन्म। तो देशज शब्द वो होते हैं जिनका जन्म होता है देश में। ठीक है, तो ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, और उसको किसी बनावट के आधार पे या उसको देख करके जो एक फीलिंग आती है और उस आधार पे उसको एक नाम दे दिया जाता है, उसको कहते हैं देशज शब्द। ठीक है, इनका अलग से कोई मतलब नहीं, इनकी पहचान यही होती है कि इनका जो मतलब होता है, जिसे हम जिस नाम से हम इनको जानते हैं, ये वैसा अर्थ नहीं देते। जैसे पगड़ी देखो, तो पगड़ी क्या होती है? सिर में बांधने के लिए होती पगड़ी। लेकिन अगर इस पगड़ी का हम अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो पग माने पैर, तो पैर से संबंधित कुछ इसका अर्थ होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इसको उसके बनावट के आधार पे नाम दे दिया कि पगड़ी है। ठीक है, लोठे को बनावट के आधार पे, तो ठेठ टाट इस तरीके का इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन हमारे देश में या हमारे क्षेत्र में इस तरीके के किसी चीज़ को नाम हम दे देते हैं, तो ये देशज शब्द होते हैं। ठीक है, तो इनमें देशज नहीं है। ठीक, सांझ क्या है? सांझ है आपका तत्सम शब्द। ठीक है, सॉरी, तद्भव शब्द। संध्या तत्सम होता है और संध्या का तद्भव होता है सांझ। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। विसिख, विसिख शब्द का पर्यायवाची है। देखो, विसिख कहते हैं आपके वाण को। ठीक है, वाण को विसिख कहते हैं। इसमें देखो ऑप्शन क्या क्या है। बुद्ध, देखो बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी। ठीक है, ज्ञानी कहते हैं बुद्ध। हालांकि यहाँ पे थोड़ा वर्तनी में अलग तरीके से लिखा गया है, लेकिन बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी। अब कैसे याद रखोगे आपकी बुद्ध का मतलब ज्ञानी होता है? वैसे तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन जब सिद्धार्थ ने तपस्या, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद उनको महात्मा बुद्ध की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इसीलिए उनको बुद्ध की उपाधि दी, बिकॉज उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। ठीक है, विसिक्खम पर्यायवाची बाण होता है। बाण के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे इशु हो गया, नाराज हो गया, सायक हो गया, सिलीमुखी हो गया। ठीक है, तरु, तरु माने पेड़ होता है, सभी जानते हैं। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे गाछ, जैसे गाछ हो गया आपका। ठीक है, गाछ हो गया, द्रुम हो गया, बिटप हो गया, परणी हो गया। ठीक है, आ, उसके बाद है चौथा है सरोवर। सरोवर के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? तालाब, तड़ाग, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन पुष्कर, पुष्कर भी बोलते हैं। ठीक है, सरस भी बोलते हैं। ठीक, जलवान भी बोलते हैं। एक तो जलयान होता है जल में चलने वाला, और एक होता है जलवान, जो जलवान भी सरोवर को बोलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से एक शब्द तत्सम है। ठीक है, तो तत्सम कौन सा होगा? देखो, पहला क्या है? सपूत। तो सपूत क्या है? तद्भव है। सपूत किसका तद्भव है? सुपुत्र का। भाई सुपुत्र तत्सम है। और तद्भव क्या होते हैं? देखो, तद्भव और तत्सम, तत् मानी होता है उसके। ठीक है, सम होता है समान, उसके समान। उसके समान मतलब किसके समान? उसके समान का मतलब होता है संस्कृत के समान। जो हमारी हिंदी है वो उसका ओरिजिन ही संस्कृत से हुआ है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से फिर अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश भी टूटकर अपभट्ट हुई, तब जाके हमारी जो हिंदी आज है वो है। तो अब हिंदी के जो शब्द हम बोलते हैं सामान्य बोलचाल में, जो भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमने अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारे शब्दों को छोटा किया हुआ है। जो संस्कृत के शब्द हम
यूज़ करते हैं आज भी, तो वो तत्सम शब्द होते हैं। लेकिन जिन शब्दों को तोड़ करके हमने शॉर्ट में बना दिया है, जैसे सपूत हमने बनाया है सुपुत्र का, तो सुपुत्र तत्सम हो गया और सपूत तद्भव हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरीसृप। ठीक है। सांकल, सांकल भी तद्भव है, कुछ लोग इसको तत्सम मानते, लेकिन सांकल क्या है, तद्भव है। और किसका तद्भव है, श्रृंखला का। ठीक। सांझ, सांझ मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, संध्या का है सांझ। ठीक है। छठवां है आपका पैर से सिर तक के लिए एक वाक्यांश। पैर से सिर तक के लिए एक वाक्यांश क्या होगा, अपाद मस्तक बोलते हैं। ठीक है। सातवां आपका जो है क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है, तो विशेषण कौन होगा, विशेषण हो जाएगा आपका क्रोधी। ठीक है, क्रोधी विशेषण हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आपके आठवें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होते हैं, तो दोहा के प्रथम चरण में होती हैं आपकी 13 मात्राएं। देखो, दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। और ठीक इसका अपोजिट क्या होता है, सोरठा। दोहा का बिल्कुल अपोजिट सोरठा, दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में 11 और सोरठा का उल्टा, पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, तो वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध है वो है आपका निरापराध। ठीक है, ये होता है निरपराध। ठीक है, निरपराध क्यों होता है, कुछ लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि निरपराध को निर प्लस अपराध के रूप में देखते हैं, और निर का र और अपराध का ओ, और उसको यहाँ पे दीर्घ संधि का प्रयोग करके निरापराध बनाते हैं, लेकिन ये गलत होता है। यहाँ पे जो निर है वो उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है, तो इसलिए निरापराध गलत होता है। ठीक है। कुछ लोग उज्ज्वल को बताते हैं, उज्ज्वल में 2 ही आधा जो आते हैं। ठीक है, उ आधा ज वाला उज्ज्वल। 10वां क्वेश्चन है आपका, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम है आपका क्या है, रघुपति सहाय, पेपर में आया हुआ है। ठीक है। फिर आपका जो है उसके बाद 12वां क्वेश्चन आता है, योगाभ्यास में कौन सी संधि है, तो योगाभ्यास में संधि है आपकी, कौन सी संधि हो जाएगी योगाभ्यास में, दीर्घ संधि हो जाएगी आपका। ठीक है, दीर्घ संधि होती है योग धन अभ्यास। तो योग धन अभ्यास में योग का आप गौ और अभ्यास में आपका अ आ जाएगा, तो योगाभ्यास में आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है। देखो, उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार की हम अगर बात करेंगे, तो उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार हैं आपके शैलेश मटियानी। ठीक है, उत्तराखंड के जो आंचलिक कथाकार हैं शैलेश मटियानी हैं। तो पहली बात जो है कि आंचलिक कथाकार होते क्या है। ठीक है, आंचलिक कथाकार उन्हें कहते हैं, या आंचलिक रचनाकार उन्हें कहते हैं, जो किसी अंचल विशेष को लेकर के, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष को लेकर के, किसी भाषा विशेष को लेकर के, ठीक है, अपनी रचनाएं करते हैं। जैसे नरेंद्र सिंह नेगी के आपने जो गाने सुने होंगे, वो एक विशेष मतलब बोली भाषा या इस उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर है। ठीक है, तो जब रचनाएं इस प्रकार से होती हैं, या किसी स्थान विशेष को होकर स्थान जिसमें किसी स्थान विशेष का जिक्र हो रहा हो, या जिसमें किसी भाषा विशेष का जिक्र हो रहा हो, पर्टिकुलर जहाँ पे रचना ही इन्हीं आधारों पे की जाती है, उनको कहते हैं आंचलिक कथाकार। तो आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है फणेश्वर नाथ रेणु, लेकिन जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो शैलेश मटियानी उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार हैं। ठीक। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, साधु। साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, साध्वी हो जाएगा। ठीक है, साधु का साध्वी। 15 का क्या है, निम्नलिखित में कौन सा स्पर्शी व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं आपके व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन को हम 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए, और संयुक्त व्यंजन हो गए। तो स्पर्शी व्यंजन वो होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में, हमारी जिह्वा हमारे दांतों से या हमारी सांस से
होकर के स्पर्श करती है उनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे का से लेकर के त वर्ग के बीच के, त से लेकर के प वर्ग के बीच के सारे जो अक्षर हैं वो स्पर्शी व्यंजन में आते हैं, जैसे का खा गा 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 चा छा जा जा यो ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो स्पर्शी व्यंजन हो जाएगा। तो ये जो है वर्ग में देख, अगर इनको आप लोग देखोगे तो ये वर्ग में है, जैसे क वर्ग है क ख ग घ ग। ठीक है, फिर चौ वर्ग है चा छा जा जा या। तो जो ये स्पर्शी व्यंजन है इनको हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाने जाते हैं, और ऊष्म व्यंजन भी हम इनको बोलते हैं, क्योंकि ऊष्मा निकलती है इनके उच्चारण के टाइम। ठीक है, सुनामी के कारण हजारों लोग बेघर हो गए, वाक्य में कौन सा विशेषण है। ठीक है, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, सुनामी के कारण हजारों लोग बेघर हो गए। तो कितने लोग बेघर हो गए, हजारों लोग बेघर हुए। तो हजारों तो बेघर हुए, ये अपने आप में संख्यावाचक है हजार, लेकिन हमें फिक्स नहीं मालूम कि कितने हजार लोग। ठीक है, 1,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 90,000 भी हो सकता है। तो संख्या निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित। कारतूस किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है भैया कारतूस। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। कौन सा शब्द होगा बहुवचन के लिए प्रयोग, बाल, है ना। हम कहते हैं ना आपके बाल झड़ गए, तो इस तरीके से पर्वत एक ही होता है, पानी बहता रहता है। ठीक है, जनता वहाँ पे खड़ी थी, तो इनका सबका प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, सिर्फ बाल का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। 19वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन थे। रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंसा अल्लाह खां थे, और हिंदी की पहली कहानी इसको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके 20वें प्रश्न पे, बुराइयों से सदैव दूर रहना चाहिए। ठीक, बुराइयों से सदैव दूर रहना चाहिए। रेखांकित शब्द में संज्ञा है क्या है, तो रेखांकित शब्द क्या है भैया, इसमें थोड़ा इसको नीचे लाना जरा, इसमें एक सेकंड, 20वां क्वेश्चन है कि बुराइयों से सदैव दूर रहना चाहिए। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है वो है बुराइयों, बुराइयों से सदैव दूर रहना चाहिए। वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा क्या है, तो अधिकतर जो भी लोग हैं सभी लोगों को कौन सी संज्ञा लग रही है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्यों होगा, देखो बुराई क्या है, भाववाचक है। जो बुराई की बात, अगर बुराई होता तो भाववाचक संज्ञा आता, लेकिन इसमें क्या है, बुराइयों है ना। तो जब कभी भी भाववाचक संज्ञा बहुवचन में दी गई हो, दी होती है, तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। मैंने कहा कि अगर होता कि बुराई से सदैव दूर रहना चाहिए और तब बुराई को अंडरलाइन किया जाता, तो आपका उत्तर भाववाचक संज्ञा होता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न दिया है बुराइयों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो बुराइयों से दूर रहना चाहिए, तो जो ये भाववाचक संज्ञा थी ये अब क्या होगी, बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रही है। तो जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाएगा तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, 21वां प्रश्न है आपका, अल्मोड़ा के दवा खाने तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यों के लिए नियमित रूप से चंदा दिया करते थे, तो तुलाराम शाह देते थे। सी है इसका आंसर, तुलाराम शाह। ठीक है, तो ये क्या होते थे, जब ब्रिटिश राज्य यहाँ पे आया, तो ब्रिटिश राज्य आने पे ब्रिटिशों के अंडर में बहुत सारे जो स्थानीय लोग हुआ करते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, धन हुआ करती थी, तो अंग्रेज़ जो लॉर्ड होते थे, जैसे लॉर्ड जितने भी होते थे, तो इन लॉर्डों ने अपने अंडर में कुछ लोगों को लाट बोलते थे, जैसे लाट साहब आप सुनते थे। तो इसी तरीके से ये दुलाराम साहब भी थे, खजांची थे ये। ठीक है, तो ये हमेशा के ये क्या करते थे, जो अल्मोड़ा में दवा खाने का निर्माण हो रहा था, तो उसके लिए इन्होंने जो है ये चंदा देते थे। और 1848 तक गढ़वाल में एक डॉक्टर था। ठीक है, और 1849 में एक और डॉक्टर की नियुक्ति हो गई थी, तो उस समय की बात है। डाक बंगले किस वर्ष यात्रियों के लिए खोले गए, 22वां क्वेश्चन। डाक बंगले जो खोले गए यात्रियों के लिए, वो खोले गए आपका 1849, इसका आंसर है आपका डी।
ठीक है, 1849 में खोले गए। डाक बंगले क्या होते थे? ब्रिटिश टाइम के डाक बंगले बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। आज भी आप लोग अगर कभी ग्रामीण क्षेत्रों में देखोगे या कहीं भी जहाँ जहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रही होगी, तो वहाँ पे आपको डाक बंगले देखने को मिलेंगे। अब हालांकि वर्तमान सरकार उन डाक बंगलों को संरक्षित करके उसको पर्यटन की दृष्टि से उनका संरक्षण की बात कर रही है। तो ये डाक बंगले क्या होते थे? जब ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पे आते थे, ब्रिटिश अधिकारियों के आने के लिए हो गया, तो उनके रहने के लिए जो व्यवस्थाएं होती थी वो डाक बंगलों में होती थी। दूसरा, डाक का संचालन का कार्य भी यहाँ होता था। तो 1949 में बेटन के टाइम पे इन डाक बंगलों को आम लोगों के लिए भी खोला गया था। तो यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा टैक्स कलेक्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो पहले ये कमिश्नर के अंडर में होते थे, बाद में इसको सार्वजनिक रूप में किया गया, तो तब इसमें चौकीदारों की नियुक्ति की गई, खिदमतदार रखे गए। ठीक। पौड़ी में जेल की स्थापना कब की गई? देखो, पौड़ी में जेल की स्थापना हुई 1821 में। ठीक है, और इससे पहले कहाँ हो गई थी? अल्मोड़ा में हो गई थी, 1816 में हो गई थी। एक क्वेश्चन आता है, अल्मोड़ा में थाना, थाना और जेल दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जो थाना होता है, थाने में आप जाते हो, नॉर्मल रिपोर्ट होती है थाने में, जबकि जेल में अपराधियों को कैद किया जाता है। ठीक है, तो थाने में आपकी रिपोर्ट होगी और जेल में कैद होता है, जेल में सजा की व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो अल्मोड़ा जो थाना है 1837 का है, और अल्मोड़ा जो जेल है 1816 की है। दिव्य प्रथा संबंधित है, 24वां क्वेश्चन। दिव्य प्रथा जो संबंधित है वो अपराधी की खोज के लिए। ठीक है, ये आपका गोरखा टाइम पीरियड है। गोरखा टाइम पीरियड में क्या होता था कि गोरखाओं की कोई न्याय व्यवस्था होती नहीं थी। ठीक है, ये फौजी शासन हुआ करता था, कोई भी अधिकारी न्याय कर सकता था, कोई भी सामान्य सैनिक को भी न्याय करने की छूट इन्होंने दे रखी थी। तो ऐसे में इनकी जो न्याय प्रणाली थी उसको दिव्य या दीप के नाम से भी जाना जाता है। जैसे गोला दीप हो गया, है ना, तेल दीप हो गया, कढ़ाई दीप हो गया, इस तरीके से इनकी दीप प्रथा थी। किस चंद शासक के करों के भय से लोगों ने छतों छतों में मिट्टी डाल करके साग सब्जी के काम शुरू कर दिया था? ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, पहले इसको ऊपर कर लेते हैं। 25वां क्वेश्चन आपका ये है, तो इसका आंसर है आपका लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद के टाइम पे लोगों ने छतों में मिट्टी डाल करके साग सब्जी उगाना शुरू कर दिया था। एक्चुअली हुआ क्या कि लक्ष्मी चंद के टाइम पे जो है इसका जो जन्मान भाई था शक्ति गुसाई, तो शक्ति गुसाई ने एक जो है बंदोबस्ती व्यवस्था शुरू कर दी थी। उसमें टैक्स लगाने से लेकर के अनेक प्रकार की न्याय की व्यवस्थाएं उसने की, बहुत अच्छे काम शुरू कर दिए। लेकिन उस अच्छे कामों में क्या हो गया कि जैसे ये बागेश्वर क्षेत्र की बात है, सभी जगह ऐसा नहीं हुआ था। जो बागेश्वर वाली बेल्ट में है उसमें लोगों पे जो जितनी ज़मीनें थी, तो जो जितनी फसल उनकी उगाई हो रही थी उससे ज़्यादा उन पे टैक्स पड़ रहा था। तो ऐसे में उन्होंने वो ज़मीनें छोड़ दी और साग सब्जी बोना शुरू कर दिया अपनी छतों पे। तो जब एक बार लक्ष्मी चंद बैजनाथ मंदिर के लिए जा रहे थे, तो जब बैजनाथ मंदिर के लिए वो जा रहे थे तो तब उन्होंने ऐसा देखा। तो जब उन्होंने ये देखा तो तब वो काफ़ी भावुक भी हुए और कहते हैं कि काफ़ी हंसी भी उनको इस चीज़ पे आई। तो उसके बाद उन्होंने इनके टैक्स को माफ़ कर दिया था। कुनिंदों का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? आपका 26वां प्रश्न। कुनिंदों का पहला उल्लेख मिलता है आपका अर्थशास्त्र में। ठीक है, और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये अर्थशास्त्र में है क्या? अर्थशास्त्र में इकोनॉमी की बात नहीं की गई है। अर्थशास्त्र में जो आपकी बात है वो राजनीति से संबंधित है, पॉलिटिक्स से संबंधित है। ठीक है, तो जब कभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी तो तब डिटेल में चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र की। ठीक है, जहाँ तक कुनिंदों की बात है तो कुनिंदों के इतिहास, कुनिंद जो है पहला उत्तराखंड की पहली राजनीतिक इकाई है। राजवंश के रूप में हम इसको मानते नहीं हैं प्रॉपर, बिकॉज क्योंकि कुनिंदों के टाइम पीरियड को देखेंगे तो हम 3 भाग में बांटते हैं। एक तो 1000 BC से पहले के पार्ट को बांटो। ठीक है, एक मध्य भाग में बांटेंगे, एक आधुनिक टाइम में बांटेंगे। तो एक तो इनका जो टाइम पीरियड है वो पांडवों के साथ शुरू हो जाता है, जिसमें कहते हैं कि एक राजा सुबाहु थे जिनकी राजधानी श्रीनगर में होती थी। इन्होंने पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़ा। फिर हम मध्यकाल में देखेंगे तो गुप्तों के अधीन यहाँ पे जो अशोक का जो शिलालेख है, तो यहाँ पे पुलिंद की बात की गई है। तो उन पुलिंदों का संबंध कुनिंदों से बताया गया है। ठीक है, तो जो उसके बाद का जो काल है कुनिंदों का सर्वश्रेष्ठ काल है, जहाँ पे अमोघ भूति, विषभूति, है ना,
ये अनेक प्रकार के शासक आए, तो इन्होंने क्या किया कि उसी समय कुनिंद वंश अपनी श्रेष्ठता में था। तो कुनिंदों का जब हम पढ़ेंगे इतिहास तो पूरे प्रॉपर वे में इसको देखेंगे। तो इसका आंसर हो गया अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र के अलावा भी महाभारत हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया, बृहदत्त संहिता हो गया, स्कंद पुराण हो गया, वहाँ भी इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 27वें क्वेश्चन पे आ जाइए। उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू की गई? जहाँ तक आलू की खेती की बात करते हैं तो आलू की खेती की शुरुआत होती है 1772 में। ठीक है, पहले तो 27वां का आंसर करो आप ए। ठीक है, 27वें का ए हो गया। तो आलू की खेती की जब हम बात करते हैं तो शुरुआत यहाँ पे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, तो भारत में शुरुआत हो गई थी 1772 में, जहाँ पे वॉरेन हेंगस्टिन के समय पीरियड की बात है। लेकिन उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में हेनरी रेमजे के टाइम पे इसकी शुरुआत हो गई थी। और यहाँ पे एक नाम आपको हैरी बर्जर भी देखने को मिला है। तो हैरी बर्जर के जब शुरुआत की थी आलू की खेती के लिए, हैरी बर्जर भी प्रसिद्ध है, लेकिन वो सिर्फ नैनीताल वाला एरिया है। ठीक है, नैनीताल में किसने की? वो हैरी बर्जर ने की। और उत्तराखंड में किसने की? वो रेमजे ने की। ठीक है, कत्यूर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एटकिंसन ने किया भाई साहब, 28 का ए। ठीक है, 28 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ए, एटकिंसन ने किया है कत्यूर शब्द का प्रयोग। उसके बाद आते हैं आपके 29वें क्वेश्चन पे। ठीक है, चंद राजाओं के ताम्रपत्र कहलाते थे, क्या कहलाते थे चंद राजाओं के ताम्रपत्र? कटारदार बोलते थे। ठीक है, 29 का आंसर है बी। कटारदार होता क्या था एक्चुअली? चंद राज जो चंदों के जो ताम्रपत्र होते थे उसमें राजा के सिग्नेचर नहीं होते थे। ठीक है, जो लिखता था, जो बनाता था, उसके सिग्नेचर होते थे। लेकिन जो राजा होता था उस राजा की कटार की मुहर उस ताम्रपत्र पे होता था। ठीक है, तो इसलिए उसको कटारदार बोलते थे। ठीक, फिर आते हैं आपका 30वां क्वेश्चन पे। भालू फॉल कहाँ है? ठीक है, भालू फॉल है आपका कहाँ पे? मुक्तेश्वर में। और भालू बांध कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, भालू बांध अल्मोड़ा में और भालू फॉल मुक्तेश्वर में। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? भालू ने पकड़ा, भालू ने किसी आदमी को पकड़ा। ठीक है, अब फॉल मतलब गिर गया, भालू के मुंह से गिर गया तो वो मुक्त हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, भालू फॉल मुक्तेश्वर में। बाकी मसूरी दिया है, मसूरी में मौसी फॉल है, ऋषिकेश में नीलगढ़ फॉल है। ठीक है, सिंगोली भटवाड़ी परियोजना किस नदी पे है? सिंगोली भटवाड़ी परियोजना है मंदाकिनी पे। ठीक है, मंदाकिनी में जब ये है आपका अगस्त मुनि से जब आप केदारनाथ की तरफ जाओगे तो भीरी से आगे, भीरी से थोड़ा सा आगे पे सिंगोली भटवाड़ी परियोजना है। ठीक है, सिंगोली भटवाड़ी परियोजना मंदाकिनी पे है। लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है लोक संस्कृति दिवस? 24 सितंबर, इसका आंसर सी। ठीक है, 24 सितंबर इंद्रमणि बडौनी के जन्मदिन के अवसर पे इसको मनाते हैं। तो इंद्रमणि बडौनी को हम उत्तराखंड के गांधी के रूप में भी जानते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं 33वें क्वेश्चन पे। दसोली ग्राम स्वराज की स्थापना किसने की? दसोली ग्राम स्वराज की स्थापना किसने करी? चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। ठीक है, कब की चंडी प्रसाद भट्ट ने? तो 1964 में, 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट ने इसकी जो दसोली ग्राम स्वराज की स्थापना की। तो जो दसोली ग्राम स्वराज था वो चिपको आंदोलन के लिए, यानी कि जो चिपको आंदोलन हुआ 1974 में, चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस दसोली ग्राम स्वराज ने। दरअसल क्या हुआ था कि जब वन, यहाँ पे जो वन नीति बनी थी 1952 की, जो वन नीति बनी थी, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो उत्तर प्रदेश के ये क्षेत्र में, उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में आता था, तो उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में जो वनों की कटाई हो रही थी या जो वनों से जो इनकम का सोर्स जनरेट किया जा रहा था, तो वो ठेकेदार प्रथा शुरू हो गई थी। हालांकि अंग्रेज़ों के समय से ही ये ठेकेदारी प्रथा पे चल रहा था, लेकिन उस समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये ठेकेदारी प्रथा बढ़ गई थी। तो ठेकेदार जंगलों के जंगलों में पड़े रहते थे। ऐसे में चंडी प्रसाद भट्ट ने क्या कहा कि जो वनों से जो भी इनकम का सोर्स हो रहा है, पहले तो इसकी कटाई ना हो, और जितना भी कटाई हो रही है उसमें स्थानीय लोगों का भी इस पे अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो स्थानीय लोगों का बस सिर्फ लकड़ी और चारे तक ही सीमित था। ऐसे में 1974 तक जो है ये चिपको आंदोलन के रूप में आ गया। वो चिपको आंदोलन वाला कभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका ये है आंसर कि चंडी प्रसाद भट्ट ने 1964 में दसोली ग्राम स्वराज की स्थापना की। और
इस दसोली ग्राम स्वराज को चिपको आंदोलन की मातृ संस्था के रूप में भी जाना जाता है। चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2004 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और 2013 में उन्हें गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा भी चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की थी। ठीक, 34वें क्वेश्चन पे आते हैं। देवसारी बांध किस नदी पर है? पिंडर में है देवसारी। ठीक है, 35वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राज्य में किस वर्ष मत्स्य नीति लागू की गई? तो मत्स्य नीति लागू हुई थी 2002 में। ठीक, देश सेवा संगठन की स्थापना कब की गई? देश सेवा संगठन की स्थापना की गई थी 1942 में। ठीक, 1942 में। इसका आंसर हो जाएगा 36वें का बी, 1942। जब भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज उत्तराखंड के क्षेत्रों तक भी पहुंच गई। तो ऐसे में इस क्षेत्र में भी जितना भी प्रभावी हो सका, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब गिरफ्तारियां हो रही थी, तो ऐसे में जो देश सेवा संगठन की स्थापना की थी मालती देवी ने की थी। ठीक है, इन्होंने एक नारा दिया था, रो नहीं उठो जागो। 37वां क्वेश्चन है, निर्मल आश्रम कहाँ स्थित है? तो निर्मल आश्रम है आपका ऋषिकेश में। 37 का सी। आत्म परियोजना का संबंध है, आत्म परियोजना का संबंध है पशुपालन से। ठीक है, दरअसल जो आत्म परियोजना है मुख्य रूप से ये है आपका अंगोला किस्म की जो भेड़ें और बकरियां होती हैं, उनके संरक्षण के लिए है आत्म परियोजना। ठीक है, उनको उनसे जो ऊन प्राप्त होती है बहुत फाइन क्वालिटी की होती है, तो उसको मतलब उन बकरियों के पालन के लिए, उन भेड़ों के पालन के लिए आत्म परियोजना चलाई जा रही है। किस तिथि को राज्य में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो राज्य